गुड मॉर्निंग। ये एक ऐसा चैप्टर है जो मैंने पहली बार भी अच्छा पढ़ाया था, ठीक है ना। चलो ठीक है, थोड़ा सा फास्ट पढ़ेंगे क्योंकि ये हम लोग ऑलरेडी एक बार अच्छे से कर चुके हैं। और जो फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे डोंट वरी, जो कॉन्सेप्ट ऑल टुगेदर नया लगेगा वो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे अगेन, राइट। क्या एजेंट मतलब आपको सबको पता है? अरे एजेंट मतलब पता है कि नहीं पता है? बट इट इज रिलेटेड टू व्हाट? फाइनेंशियल मार्केट। इट इज रिलेटेड टू व्हाट? फाइनेंशियल। क्या आप शेयर डायरेक्ट खरीद सकते हो कि एजेंट के थ्रू खरीदने पड़ते हैं? क्या एजेंट फ्री में खरीद के देता है कि कमीशन लेता है? याद रहेगा ना पक्का? चलो ठीक है। अमोर्टाइज पता है कि नहीं पता क्या होता है? जो टेंजिबल एसेट्स को होता है वो क्या होता है? डिप्रिसिएशन। जो इनटेंजिबल एसेट को होता है वो क्या होता है? अमोर्टाइज। क्या होता है? अमोर्टाइज। दूसरा, क्या कोई कॉस्ट होती है जो खर्चे होते हैं, जैसे आपने एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस देखा होगा, क्या होता है वो? खर्चा एज वेल एज फिक्टिशियस एसेट, राइट। क्या होता है? आज मैं एडवर्टाइज करूंगा तो आज काम लगेगी, अगले 10 साल काम लगेगी, तो हम लोग उसको फिक्टिशियस एसेट में दिखा के फिर 10 में डिवाइड करते हैं कि नहीं करते हैं? उसको भी क्या बोला जाता है? अमोर्टाइज। उसको भी क्या बोला जाता है? तो इंटेंजिबल एसेट को जो करते हैं वो भी अमोर्टाइज, और फिक्टिशियस एसेट को करते हैं वो भी क्या? अमोर्टाइज। बोलो। अप्रिसिएशन। अप्रिसिएशन मतलब डिप्रिसिएशन का उल्टा। वैल्यू कम होती है तो क्या बोलते हैं हम लोग? डिप्रिसिएशन। और अप्रिसिएशन मतलब आर्बिट्रेज। याद रखना, मैंने ये एक एग्जांपल पिछली बार भी दिया था, अभी फिर से बता रहा हूं। आर्बिट्रेज मतलब क्या? साइमल्टेनियस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एनी कमोडिटी इज कॉल्ड आर्बिट्रेज। आर्बिट्रेज में कभी लॉस, अगर आपका कोई दोस्त दुबई से आ रहा है, वहां पे सोना 25,000 है, यहाँ पे 32,000 है, वहां पे कितना है? 25,000। तो उसको आप क्या बोलोगे? आते आते 25,000 का सोना खरीद के ला, और यहाँ पे आप 32,000 का सोना इमीडिएटली बेच दोगे कि नहीं बेच दोगे? तो क्या 7,000 का प्रॉफिट होगा? समझा कि नहीं समझा? दिस इज कॉल्ड व्हाट? आर्बिट्रेज। वहां 32,000 है, यहाँ 25,000 है, तो क्या करोगे? यहां से खरीदेंगे, वहां बेचेंगे, तो भी 7,000 का प्रॉफिट होगा। तो क्या आर्बिट्रेज में कभी लॉस हो सकता है? अच्छा, पर आज वो खरीदेगा, कल आप बेचोगे तो चलेगा कि नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। क्या रेट चेंज हो सकता है? तो क्या इमीडिएटली ऑन द सेम पॉइंट ऑफ टाइम क्या होना चाहिए? बाइंग एंड सेलिंग। क्या होना चाहिए? बोलो फटाफट। बाइंग एंड सेलिंग। चलो ध्यान से देखना, आस्क एंड बिड दोनों साथ में पढ़ा रहा हूं। अगर मुझे कोई चीज बेचनी है, मुझे कोई चीज, तो मैं आस्क रेट बताऊंगा। बोलो, बेचने के लिए मिनिमम रेट बताऊंगा कि मैक्सिमम रेट बताऊंगा? मिनिमम रेट। अरे ये डस्टर बेचना है, आप खरीदने आए हो, बोलो मिनिमम 100 रुपए में दूंगा मैं, इससे कम में। समझते हो कि नहीं समझते हो? तो आस्क रेट हमेशा क्या होता है? आस्क रेट के बारे में दो चीज याद रखनी चाहिए। सेलर आस्क रेट देता है और वो हमेशा क्या होता है? मिनिमम। इसका उल्टा बिड रेट क्या होता होगा? और कौन देता होगा? बायर। क्या भाई ज्यादा से ज्यादा मैं 150 में खरीदूंगा, इससे ज्यादा? समझ लोगे ना? अगर सेलर ऐसा बोले ना, ज्यादा से ज्यादा 100 में दूंगा, तो फुकट में मांगेंगे हम। वो ज्यादा से ज्यादा 100 मतलब 100 या 100 से कम बोल रहा है ना। समझे कि नहीं समझे? क्या ऑडिट मतलब पता है? कई गधों को लगता है ऑडिट मतलब अकाउंटिंग। अकाउंटिंग मतलब ऑडिट बिल्कुल नहीं। अकाउंटिंग को चेक करना इज ऑडिट। अकाउंटिंग ठीक से किया है कि नहीं किया है, चेक करना इज व्हाट? क्या बॉन्ड मतलब पता है आप लोगों को? क्या डिबेंचर्स पता है? क्या एज गुड एज डिबेंचर एक क्या होता है? बॉन्ड। बॉन्ड पे क्या मिलता है? इंटरेस्ट। बॉन्ड पे क्या मिलता है? इंटरेस्ट। और रिडीमेबल भी हो सकते हैं और रिडीमेबल भी हो सकते हैं। क्या एज गुड एज डिबेंचर है? और एज गुड एज क्या है? ये डिबेंचर्स। जब भी फास्ट लगा कोई चीज और डिटेल में बताने की होगी तो मैं 1 सेकंड में बता दूंगा मैं। क्या बुक वैल्यू पता है आपको? देयर आर 2 वैल्यूज, बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू। क्या इक्विटी शेयर कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू पे वैल्यू होती है? हमेशा किस पे वैल्यू होती है? तो उसको क्या बोला जाता है? बुक वैल्यू। क्या बोला जाता है? फेस वैल्यू, बुक वैल्यू। क्या जो फेस वैल्यू होती है वही मार्केट प्राइस होती है कि मार्केट प्राइस कुछ और होती है? तो जो मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं वो क्या होती है? मार्केट वैल्यू। 2 ही वैल्यूज होती है, एक बुक वैल्यू और एक, लास्ट बार बता रहा हूं, मैंने 1 लाख शेयर 10 रुपए के फेस वैल्यू के इशू किए, तो मेरी बुक वैल्यू क्या होगी? 10 लाख। क्या वो लाइफ टाइम 10 रुपए रहेगा मार्केट में कि 50 रुपए भी हो सकता है? पर क्या फेस वैल्यू लाइफ टाइम 10 रुपए रहेगी? हाँ। तो बुक वैल्यू हमेशा कितनी रहेगी? 10 लाख। बट 50 रुपए होगी तो 50 लाख मार्केट वैल्यू होगी कि नहीं होगी? समझा कि नहीं समझा? ब्रेक इवन पॉइंट सबको पता है? इट इज नो प्रॉफिट नो लॉस। मतलब लाख रुपए कमा रहा हूं, लाख रुपए खर्चा हो जा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? ब्रेक इवन पॉइंट। बजट। क्या बजट पता है आप लोगों को? बजट मतलब प्रेजेंट का बनता है, पास्ट का बनता है कि फ्यूचर का बनता है? हमेशा क्वांटिटेटिव टर्म्स में होता है। क्वांटिटेटिव टर्म समझते हो कि नहीं समझते हो? ठीक।
हाँ, बेस प्राइस वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग, ध्यान से देखना। बेस प्राइस जो बिगिनिंग ऑफ द ईयर होती है, सॉरी बिगिनिंग ऑफ द ईयर नहीं, बिगिनिंग ऑफ द डे, याद रखना, दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड व्हाट, बेस प्राइस, दैट इज कॉल्ड व्हाट, बेस प्राइस। बास्केट ट्रेडिंग, क्या होता है बास्केट ट्रेडिंग, ये भी समझाया मैंने आपको। क्या सेंसेक्स सुना है आपने? क्या सेंसेक्स पूरा मार्केट खरीदा बेचा जा सकता है? मैं शेयर नहीं बोल रहा हूं। आपने ये सुना है 30,000 पॉइंट हो गया मार्केट, तो क्या वो 30,000 पॉइंट में वो बास्केट, वो शेयर खरीद, सेंसेक्स खरीदा जा सकता है? मैं शेयर्स नहीं बोल रहा हूं, वो सेंसेक्स मार्केट खरीदा जा सकता है कि नहीं खरीदा जा सकता है, उसको बोलते हैं सेंसेक्स। क्या बोलते हैं? तो जब आप सेंसेक्स खरीदते हो तो आपको पता नहीं है, पर आप 30 कंपनीज के शेयर्स खरीदते हो एट ए टाइम। कितने कंपनीज के शेयर्स? एक्चुअली 30 कंपनी के शेयर भी नहीं खरीदते हो, उसका एवरेज खरीदते हो। उसका क्या खरीदते हो? तो एक सेंसेक्स खरीदा तो क्या आपने 30 शेयर्स खरीदे? उस सेंसेक्स के 30 शेयर्स को क्या बोला जाता है? बास्केट। क्या बोला जाता है? जल्दी बोलो, बास्केट। क्या निफ्टी भी खरीद सकते हो? देयर आर 2 शेयर मार्केट्स इन इंडिया, एक बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी नेशनल। तो बीएसई का जो सेंसेक्स है और एनएससी का निफ्टी है, क्या दोनों खरीदा जा सकता है? निफ्टी खरीदा तो निफ्टी इज 50 शेयर्स, निफ्टी इज व्हाट, सेंसेक्स इज, वैसे वो क्या है 50। एक बात जानकारी के लिए बता दूं फालतू में, सेंसेक्स की जो 30 है वो वहां पे है, उसके अलावा 20 एक्स्ट्रा कंपनीज है, राइट? ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है? बास्केट ट्रेडिंग। उसको क्या बोला जाता है? तो पूरा सेंसेक्स खरीदना, पूरा शेयर मार्केट खरीदना इज कॉल्ड व्हाट? बास्केट ट्रेडिंग। इज कॉल्ड व्हाट? हाँ, बदला, द ओनली डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट। इसको समझाने में टाइम लगेगा। बदला नाम खतरनाक है कि नहीं? मैंने यहां पे एक शेयर खरीदा 10 रुपए में इंट्रा डे के लिए। इंट्रा डे ऐसा नहीं कि डे ही हो, पीरियड कुछ भी हो सकता है, बट मैं एग्जांपल के तौर पे आपको क्या समझा रहा हूं, इंट्राडे। इंट्राडे का मतलब आज मैंने शेयर खरीदा है, आज ही मुझे स्क्वायर ऑफ करना है, मतलब किसी भी हालत में शेयर को बेचना है, किसी भी हालत में शेयर को क्या करना है? बेचना है। अब शाम होते होते ये शेयर का प्राइस 8 रुपए हो गया। शाम होते होते कितना हो गया? 8 रुपए। तो क्या झंझट हो गई? अब 2 रुपए का लॉस हो रहा है। अब मैं क्या सोचूंगा कि आज की जगह क्या करूं, कल बेच दूं। आज की जगह क्या करूं? तो क्या मुझे सेंसेक्स को इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि नहीं देनी पड़ेगी? क्या अगर मैंने इंफॉर्मेशन नहीं दी तो ये 8 रुपए में डायरेक्ट बिक जाएगा, 2 रुपए मेरे अकाउंट से? देखो 10 रुपए गए भी नहीं थे, 8 रुपए आएंगे भी नहीं, सिर्फ क्या हो जाएगा? 2 रुपए लॉस जो मेरे अकाउंट से कट जाएगा। डिपॉजिट होती है ना, मैं इसको बोलूंगा मुझे बदला चाहिए। मुझे क्या चाहिए? इन द सेंस क्या करेगा, ध्यान से देखना। क्या यहां पे फिर भी सेल होगा? यस, फिर भी सेल होगा। सेल और बाय एट ए टाइम हो जाएगा। सेल और बाय क्या हो जाएगा? तो मेरे पास शेयर्स कितने के दिखेंगे? 8 रुपए के दिखेंगे। कितने रुपए के दिखेंगे? तो अगले दिन मेरे पास नेक्स्ट डे भी शेयर तो रहेंगे कि नहीं रहेंगे? और नेक्स्ट डे भी शेयर्स। और क्या 2 रुपए मेरा लॉस बुक हो गया है? और 2 रुपए मेरा लॉस क्या हो गया है? बुक हो गया है। अभी मेरे अकाउंट से गया हुआ नहीं है, मेरे अकाउंट से गया हुआ नहीं है, क्योंकि क्या मेरे पास वापिस शेयर्स है? मेरे पास क्या है? वापिस शेयर्स है। अब नेक्स्ट डे, तो इसको क्या बोला जाता है? बदला। क्या आज का ट्रांजैक्शन नेक्स्ट डे के ट्रांजैक्शन पे कैरी फॉरवर्ड करना, उसको क्या बोला जाता है? बदला। ये लॉस और प्रॉफिट के अलावा भी आपसे सेंसेक्स कुछ ना कुछ परसेंटेज चार्ज करेगा, उसको बदला चार्जेस बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? बदला चार्जेस। समझा कि नहीं समझा? वो चार्जेस छोड़ो कितने हैं। अब नेक्स्ट डे क्लोजिंग तक 12 रुपए हो गया शेयर। कितना हो गया? 12 रुपए। कितना हो गया? 12 रुपए। तो क्या आपको 2 रुपए मिल जाएंगे? कितने मिल जाएंगे? ये वाले ट्रांजेक्शन में तो 4 रुपए प्रॉफिट है, पर पहले का 2 रुपए भी तो लॉस था कि नहीं था? तो हाथ में कितना आएगा आपके? 2 रुपए। क्या ये क्रेडिट हो जाएगा आपके अकाउंट में? अगर आपको नेक्स्ट डे भी नहीं बेचना है तो फिर से क्या करना पड़ेगा? फिर से बदला चार्जेस लगेंगे। समझे कि नहीं समझे? क्या ये इंट्राडे ही होता है कि 3 महीने का भी हो सकता है? पर इसलिए उन्होंने नेक्स्ट डे नहीं लिखा है, नेक्स्ट पीरियड लिखा है। अगर 3 महीने बाद आपको लगता है कि मुझे शेयर नहीं बेचने हैं, अगले पीरियड में ले जाना है, तो फिर क्या करना पड़ेगा? फिर से बदला। समझा कि नहीं समझा? अरे समझा कि नहीं समझा? हमारे ट्रांजेक्शन का अमाउंट नेक्स्ट पीरियड में कैरी फॉरवर्ड करना, उसको क्या बोला जाता है? अरे क्या बोला जाता है? ब्लू चिप कंपनीज, वेरी इंपॉर्टेंट। कितनी कंपनीज है ब्लू चिप? 30।
अभी मैं चिल्ला चिल्ला के गला दुख गया मेरा। सेंसेक्स कितने कंपनीज से बना हुआ है? 30 कंपनीज के प्राइस का एवरेज है ना। तो जो 30 कंपनीज है उसको क्या बोला जाता है? ब्लू चिप कंपनीज। क्या बोला जाता है? बीटा। बीटा इज अ सिस्टमेटिक रिस्क। बीटा इज व्हाट? सिस्टमेटिक रिस्क। क्योंकि आपका मैथ्स क्या है, मैं हिम्मत कर सकता हूं ये की। ध्यान से देखना, एग्जैक्ट सीए फाइनल का कॉन्सेप्ट डिटेल में समझा रहा हूं मैं आपको। व्हाट इज बीटा? क्या सेंसेक्स 30,000 है आज? एक साल बाद 33,000 हो गया। एक साल बाद कितना हो गया? कितना बड़ा ये। मेरा रिलायंस कंपनी का शेयर 100 रुपए था और ये 120 हो गया, तो ये कितना बड़ा? 20%। बीटा एग्जैक्ट फॉर्मूला बता रहा हूं बच्चों में। बीटा इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाई 10, 2 आया। बीटा क्या आया? 2। बीटा कितना आया? 2। क्या फॉर्मूला? परसेंटेज चेंज इन शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन मार्केट। परसेंटेज चेंज इन व्हाट? इसका मतलब क्या मैं बोल सकता हूं 1% मार्केट चेंज होगा तो 2% मेरा शेयर चेंज होगा। सही बोला कि नहीं बोला? ये 2 क्या निकला है? बीटा 2 क्या निकला है? 1% मार्केट चेंज होगा तो मेरा शेयर कितने परसेंट से चेंज होगा? 2% से। तो क्या मेरा शेयर मार्केट से डबल रिस्क की है? क्योंकि शेयर प्राइस अगर 10% से मार्केट कम हुआ तो मेरा शेयर प्राइस तो 20% से कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो रिस्क किसमें ज्यादा है? मेरे शेयर्स में रिस्क ज्यादा है कि नहीं ज्यादा है? तो क्या बीटा जितना ज्यादा उतना रिस्क, और जितना बीटा ज्यादा उतना रिस्क क्या? तो क्या बीटा का मतलब समझा? इट इज व्हाट? रिलेशनशिप स्टॉक एंड पर्टिकुलर स्टॉक एंड द गवर्नमेंट होल मार्केट। क्या होल मार्केट से आपके शेयर का रिलेशन को क्या बोला जाता है? बीटा। और क्या बोला जाता है? बीटा। क्या बीड रेट ऑलरेडी समझा चुका मैं? और बीड समझा चुका कि नहीं? बिजनेस डे मतलब मंडे टू फ्राइडे। मंडे टू फ्राइडे अदर देन पब्लिक हॉलीडेज। क्या पब्लिक हॉलीडेज में भी शेयर मार्केट बंद होता है? बिजनेस डे मतलब जिस दिन शेयर मार्केट खुला होता है उसको क्या बोला जाता है? और जिस दिन शेयर मार्केट खुला होता है उसको क्या बोला जाता है? बिजनेस डे। समझा कि नहीं समझा? तो हमारे देश में शेयर मार्केट कब से कब होता है? मंडे टू फ्राइडे। मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे होता है कि पब्लिक हॉलीडे ऑफ होता है? पब्लिक हॉलीडे पे भी क्या होता है? होता है। समझा कि नहीं समझा? कॉल एंड पुट, वेरी इंटरेस्टिंग। ये कॉल पुट नहीं है, कॉल पुट आगे आएगा। कॉल आपको मुझसे बेहतर पता होगा। क्या कंपनी अकाउंट पढ़ा है? पहला पैसा कैसा आता है? दूसरा, तीसरा। समझा कि नहीं समझा? वही ये कॉल है। क्या इंस्टॉलमेंट में पैसा मंगवाते हैं तो आप जब शेयर्स इशू करते हो तो बाद में पैसा मंगवाते हो कि नहीं मंगवाते हो? उसी को क्या बोला जाता है? कॉल। क्या बोला जाता है? कॉल। क्या बोनस पता है आपको? अगेन मुझसे बेहतर पता होना चाहिए। अकाउंट्स में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? क्या बोनस फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है? उसके बदले में पैसा लिया जाता है कि नहीं लिया जाता है? अगर बोला है 1:10 बोनस इशू हुआ, व्हाट डज इट मीन? हर एक शेयर पे 10 शेयर का क्या होगा? बोनस। किससे पे होता है? ये जनरल रिजर्व से। अरे ये पता है कि नहीं पता है? कंपनी किससे पे करती है बोनस? जनरल रिजर्व से। अरे बहुत सिंपल है, चलो चलिए 2 मिनट में समझा देता हूँ, नहीं पढ़ा होगा आप लोगों ने तो। क्या इक्विटी शेयर कैपिटल बिलोंग्स टू इक्विटी शेयर होल्डर्स? जनरल रिजर्व्स बिलोंग टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो सिंपल एंट्री समझ लो आप, एंट्री समझ जाओ तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, क्या इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा इक्विटी शेयर होल्डर को दिया? सिर्फ जनरल रिजर्व से कहां ट्रांसफर कर दिया उसको? इक्विटी शेयर्स में, दैट्स इट। इसलिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। वो इसलिए क्या होता है? अरे उनका ही पैसा उनको ही दे रहा हो, उसमें क्या? सिर्फ रिजर्व के नाम पे जो दिख रहा था वो शेयर्स के नाम पे दिखने लग जाए, उतना ही फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? राइट। बुक क्लोजर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पहली गलत फहमी तो निकाल दो। क्या एक्स डिविडेंड कम डिविडेंड सुना है आपने? एक्स डिविडेंड और कम डिविडेंड सुना है कि नहीं सुना है? नहीं सुना है? चलो ठीक है, छोड़ दो। 31 मार्च को बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज होते हैं। दिस इज नॉट बुक क्लोजर, प्लीज। शेयर मार्केट के हिसाब से बुक क्लोजर नहीं है ना? पहली गलत फहमी। क्या इसी दिन डिविडेंड इश्यू हो जाता है क्या? बिल्कुल सवाल ही नहीं उठता।
डिविडेंड इस दिन तो डिक्लेयर होता है, डिक्लेयर होना अलग बात है, इश्यू नहीं, पे, शेयर्स इश्यू होता है, डिविडेंड पे होता है, डिविडेंड डिक्लेयर और पे होता है, शेयर्स इश्यू होता है, ठीक है। तो लेट से कि 10 मार्च को क्या होगा, डिविडेंड पे होगा, क्या होगा। अब झंझट ये है, क्या इनके बीच में भी तो शेयर्स खरीदे और बेचे गए होंगे, समझ रहे हो कि समझ रहे हो। अब लफड़ा क्या होने वाला है, समझ गए आप, कि डिविडेंड डिजर्व कौन करता है, जो 31 मार्च को शेयर होल्डर्स होंगे वो डिविडेंड डिजर्व करता है, वो क्या करता है, डिविडेंड डिजर्व करता है। बट डिविडेंड चला किसको जाएगा, जो 10 मार्च को शेयर होल्डर्स उनको चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, 10 सॉरी मार्च नहीं, हाँ ठीक है, 10 अप्रैल को जो शेयर होल्डर्स उनको चला जाएगा। प्रॉब्लम समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। एक बात समझ लो, पहली बात तो इनको नहीं देता है, एक लिस्ट बनाया जाता है, लेट से 5 तारीख को लिस्ट बनाया गया कि किन शेयर होल्डर्स को डिविडेंड इश्यू होने वाला है, किस शेयर होल्डर को क्या होने वाला है, डिविडेंड इश्यू होने वाला है। तो इस लिस्ट के बाद में जो चेंजेस आएंगे वो यहां पे इनकॉर्पोरेट नहीं होने वाले, पर क्या इसके बाद के जो है वो इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे। तो इस डेट को क्या बोला जाता है, बुक क्लोजर, क्या बोला जाता है, समझा कि नहीं समझा। तो एग्जैक्टली डिविडेंड किसको बंटता है, जो 31 मार्च को शेयर होल्डर होते हैं वो जिस दिन बंटता है, वो जो बुक क्लोजर के दिन शेयर होल्डर्स है उसको क्या बंटता है, डिविडेंड। अब पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, ध्यान से देखो। व्हाट इज बुक क्लोजर, डेट बिटवीन विच कंपनी कीप इट्स रजिस्टर्ड मेंबर ऑफ क्लोज फॉर अपडेटिंग प्रायर टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड, क्या, प्रायर टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड पे करने से पहले, और ऑफ कोर्स डिक्लेयर करने के और पेमेंट करने के। सर उन्होंने शेयर्स के बारे में भी लिखा है, तो ठीक है ना, तो बोनस शेयर मिला तो डिविडेंड की जगह बोनस शेयर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, राइट शेयर मिला तो। मैंने डिविडेंड का एग्जांपल दिया, पर क्या हर इसमें प्रॉब्लम आने वाला ही है, क्योंकि ये तीनों चीजें शेयर होल्डर कौन सी, बोनस शेयर, राइट शेयर और डिविडेंड। तो जब भी शेयर होल्डर को देने वाली चीज आएगी तो ये प्रॉब्लम तो, समझा कि नहीं समझा। क्या ब्रोकरेज सबको पता है, अरे ब्रोकरेज पता है कि नहीं पता है, पक्का, कंफर्म, चलो ठीक है। अब आया कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन, अगेन समझाना पड़ेगा डिटेल में। देयर आर 2 थिंग्स, कॉल ऑप्शन is called right to buy and not obligation. What do you mean by this? मतलब मुझे खरीदना है तो मैं, और नहीं खरीदना है तो कोई बाइंडिंग। आज मैंने आपसे 30 रुपए में राइट टू बाय खरीद लिया 31 दिसंबर का, कब का। 2 मार्केट्स चलते हैं, एक चलता है फॉरवर्ड मार्केट, एक चलता है कैश मार्केट या स्पॉट मार्केट, दूसरा नाम क्या उसका। मैंने आपसे 30 रुपए में आज खरीदा एक शेयर रिलायंस का 500 रुपए में, कितने में, अच्छा ये शेयर खरीदा कि राइट खरीदा, कितने में खरीदा, 30 रुपए में। सर ये 30 रुपए कैसे डिसाइड होता है, वो परसेंटेज ऑफ शेयर प्राइस होता है, वो क्या होता है, ठीक है, चलो 50 रुपए में राइट टू बाय खरीदा। अब ध्यान से सुनना, अगर मैं आपको 31 दिसंबर को बोलूंगा कि मुझे शेयर दो, तो आपको कंपलसरी कितने में देना पड़ेगा, 500 में, और कितने में देना पड़ेगा, क्या उस दिन 700 रहे तो भी 500 में देना पड़ेगा, और उस दिन 300 रहे तो भी 500 में देना। अब कैश मार्केट में 700 रुपए रेट चल रहा है, कितना चल रहा है, तो क्या मैं आपसे खरीदूंगा कि नहीं खरीदूंगा, यस आपसे, क्या आपसे खरीद के कैश मार्केट में बेच दूंगा कि नहीं बेच दूंगा, तो मुझे 200 रुपए का फायदा, एक्चुअली 150 रुपए का फायदा। कैसे 150 रुपए का फायदा, 50 रुपए ऑलरेडी चले गए, 200 का फायदा हुआ कि नहीं हुआ, वो 50 है, 150 का फायदा हुआ। अगर यहां पे 300 रुपए, तो खरीदूंगा कि नहीं खरीदूंगा, सॉरी यहां पे नहीं, यहां पे 300 रुपए हो गया, तो खरीदूंगा कि नहीं खरीदूंगा, नहीं खरीदूंगा, क्योंकि आपसे 500 में खरीद के 300 में बेचू, उससे तो 300 में ही खरीद लूं ना, समझा कि नहीं समझा, पक्का। अब ध्यान से सुनना, कुछ कॉन्सेप्ट आएंगे। राइट टू बाय इज कॉल्ड कॉल ऑप्शन, क्या खरीदना या ना खरीदना मेरे हाथ में है, राइट टू बाय है ऑब्लिगेशन, और जिस प्राइस पे मैं खरीदने वाला हूं, दिस इज कॉल्ड स्ट्राइक प्राइस, दिस इज कॉल्ड व्हाट, एंड दिस इज कॉल्ड मार्केट प्राइस, दिस इज कॉल्ड व्हाट। अब कॉमन सेंस है, इफ स्ट्राइक प्राइस इज लेस देन मार्केट प्राइस आई विल बाय, एंड इफ स्ट्राइक प्राइस इज लेस और मोर देन
मार्केट प्राइस। आई विल नॉट एक्सरसाइज, और खरीदने को बोलते हैं ऑप्शन एक्सरसाइज करना, बेचने नहीं खरीदने को बोलते हैं ऑप्शन एक्सरसाइज ना करना। अरे खरीदा तो ऑप्शन एक्सरसाइज किया, और नहीं खरीदा तो जैसे कॉल ऑप्शन है वैसे सेम क्या आता है, पुट ऑप्शन। क्या आता है? जैसे राइट टू बाय है वैसे ही राइट टू क्या आएगा, सेल आएगा। वो भी क्या, बेचना नहीं बेचना मेरी मर्जी है। क्या वहां भी स्ट्राइक प्राइस रहेगी, पर उल्टा हो जाएगा। उल्टा मतलब मार्केट प्राइस ज्यादा है और स्ट्राइक प्राइस कम है, मार्केट प्राइस ज्यादा है और स्ट्राइक प्राइस कम है तो मैं नहीं बेचूंगा, और स्ट्राइक प्राइस कम है, ज्यादा है और मार्केट प्राइस कम है तो मैं क्या कर दूंगा, बेच दूंगा। मार्केट प्राइस से खरीद लूंगा और ये महंगा वाला बेच दूंगा ना। समझा कि नहीं समझा? उतना डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं, आपको दो कॉन्सेप्ट समझ, तीन कॉन्सेप्ट समझ में आनी चाहिए। पहली, राइट टू बाय कॉल ऑप्शन, राइट टू सेल पुट ऑप्शन। क्या बात समझ में आई? स्ट्राइक प्राइस क्या होती है समझ में आया, और एक्सरसाइज करना और ना करना समझ में आया, और इट इज राइट और ऑब्लिगेशन राइट। तो क्या आप डिनाई भी कर सकते हो, डिनाई भी कर सकते हो ना, ठीक है। क्लोजिंग प्राइस, ऑफ कोर्स बिजनेस ट्रेडिंग डे के दिन जो आखिरी प्राइस होती है उसको क्या बोला जाता है, क्लोजिंग प्राइस। कैपिटल बजटिंग, कैपिटल बजटिंग इज रिलेटेड टू परचेसिंग ऑफ फिक्स्ड एसेट। क्या इंटरेस्ट में पढ़ा है मैंने आपको? मशीनरी खरीदनी है कि नहीं खरीदनी है, इसके डिसीजन को क्या बोला जाता है, कैपिटल बजटिंग। कैपिटल गेन यील्ड, ये भी बहुत सिंपल है। कैपिटल गेन बोलो क्या होता है? शेयर जब भी खरीदते हो तो एक टाइप का प्रॉफिट होता है कि दो टाइप्स के प्रॉफिट होता है? पहला तो क्या, डिविडेंड, और दूसरा क्या, सस्ता खरीद के 10 रुपए में खरीदा 15 रुपए में बेचा तो 5 रुपए का फायदा हुआ कि नहीं हुआ? ये डिविडेंड इंटरेस्ट से हुआ कि कैपिटल गेन हुआ? शेयर प्राइस में बढ़ोतरी होने की वजह से जो फायदा होता है उसको क्या बोला जाता है, कैपिटल गेन। क्या बोला जाता है, जल्दी बोलो, समझा कि नहीं समझा? क्लोजिंग प्राइस हो गया, वापस क्या है क्या बता। हाँ, कमर्शियल पेपर वेरी इंपॉर्टेंट। क्या पब्लिक डिपॉजिट आपने सुना है? बोलो, क्या पब्लिक डिपॉजिट आपने सुना है कि नहीं सुना है? बट पब्लिक डिपॉजिट जो होता है वो छोटे अमाउंट का होता है और लंबे समय के लिए होता है। उल्टा, अमाउंट भी बहुत ज्यादा और टाइम भी बहुत ज्यादा। अमाउंट कम, टाइम ज्यादा। बट कोई कोई कंपनीज को क्या चाहिए, ज्यादा पैसा थोड़े समय के लिए, ज्यादा पैसा, तो वो पब्लिक डिपॉजिट नहीं इशू करती। फिर क्या इशू करती है, कमर्शियल पेपर्स। क्या इशू करती है, कमर्शियल पेपर्स। अब कमर्शियल पेपर की खासियत समझ लो, उसका डिनोमिनेटर 1 लाख रुपए होता है। डिनोमिनेटर क्या होता है, मतलब क्या, कम से कम 1 लाख। मतलब एक कमर्शियल पेपर कितने का होगा, 1 लाख का। एक कमर्शियल पेपर कितने का रहेगा, 1 लाख का। तो क्या छोटा अमाउंट है कि बड़ा अमाउंट है? अगर आपको कंपनी को आपसे बोरो करना है और आप बोलोगे लो 50,000 ले लो और हमको इंटरेस्ट दे देना, कंपनी बोलेगी हम लोग कम से कम कितना लेते हैं, अरे कम से कम कितना लेते हैं, ये शॉर्ट टर्म रहेगा कि लॉन्ग टर्म रहेगा? अब कमर्शियल पेपर्स के बारे में क्या क्या याद रखना है? पहला तो जो बैंक का इंटरेस्ट होता है उससे कम इंटरेस्ट देती है हमेशा कंपनी, बैंक के लोन के इंटरेस्ट से कम इंटरेस्ट देती है, प्राइम लेंडिंग रेट से कम होता है। दूसरा, लॉन्ग टर्म होता है कि शॉर्ट टर्म होता है, लॉन्ग टर्म होता है कि शॉर्ट टर्म होता है। तीसरा, छोटा अमाउंट होता है कि बड़ा अमाउंट होता है, उसका डिनोमिनेटर कितना है, कम से कम 1 लाख। क्या तीनों एमसीक्यू याद रहेंगे? कॉन्सेप्ट वाइज, सर 1 लाख, सॉरी आपने अभी जो प्राइम लेंडिंग रेट से कम बोला वो नहीं समझा। मुझे बताओ, अगर बैंक मुझे 10% में दे रही है और मैं कमर्शियल पेपर 12% में इशू कर रहा हूं, तो मैं बैंक से लोन ना ले लूं? मैं पागल हूं क्या कमर्शियल पेपर के पास जाने वाला? क्या बोल रहा हूं, समझ रहे हो? अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो मैं 10% में बैंक से ले लूंगा, हाँ 9% में कमर्शियल पेपर बिक रहे होंगे तो क्या करूंगा, करेक्ट सर? पर जो खरीदने वाले वो बेवकूफ है क्या सर? वो क्यों 9% में लेंगे आपसे, नालायक को? ये 10% में बैंक डिपॉजिट पे इंटरेस्ट दे रही है कि लोन पे इंटरेस्ट ले रही है? क्या बैंक डिपॉजिट पे 10% लेने वाली है क्या? वो तो 8% लेगी लेट से। तो अभी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, वो अगर बैंक के पास गया तो कितना मिलेगा उसको, 8%। मेरे पास कितना मिलेगा? तो उसका भी फायदा है, मेरा भी फायदा है कि नहीं है? समझा कि नहीं समझा? क्या तीनों एमसीक्यू समझ में आया? कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज, ये भी पता होगा आपको, 2 टाइप के होते हैं, कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, कन्वर्टिबल प्रेफरेंसेस। आगे जाके वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, इक्विटी शेयर्स में। सुना है कि नहीं सुना है? पक्का? कंसोलिडेशन, ये भी आपको पता होना चाहिए, बोलो फटाफट। 2 कंपनीज जब मर्ज होती है तो क्या बैलेंस शीट साथ में बनती है, उसके बाद सारे असेट्स क्या हो जाते हैं, ऐड, सारी लायबिलिटीज क्या हो जाती है, ऐड, सारे रिजर्व्स क्या हो जाते हैं, ऐड। उसको क्या बोला जाता है, कंसोलिडेशन। मतलब 2 एंटिटीज का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को साथ में लिखना, उसको क्या बोला जाता है, कंसोलिडेशन। आपको सीए इंटर में या सीए फाइनल में, आई डोंट नो, कंसोलिडेशन नाम का अकाउंट्स में 16 मार्क का एक चैप्टर है
जो हर बार कंपलसरी क्वेश्चन आता है। डिफेंसिव स्टॉक, वेरी इंटरेस्टिंग। इक्विटी शेयर की खासियत क्या है? वो फिक्स्ड रिटर्न नहीं देती, फिक्स्ड रिटर्न, और रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है, तो लोग इक्विटी शेयर खरीदना पसंद, तो डिफेंसिव स्टॉक निकाला। कमाल की बात यह है, इक्विटी शेयर्स रहेंगे, राइट टू वोट भी रहेगा, बट फिक्स डिविडेंड रहेगा। क्या रहेगा? तो क्या इक्विटी शेयर्स विथ फिक्स डिविडेंड इज कॉल्ड डिफेंसिव स्टॉक। क्या बोलेंगे उसको हम लोग? समझा कि नहीं समझा? जल्दी बोलो, पढ़ लो। A stock that provide constant dividends on a stable earning even in period of economic downturn, even extreme critical situation of the stock market, this company contribute to pay a dividend at a constant rate। समझा कि नहीं समझा? अरे क्या डिविडेंड आपको लॉस हुआ तो भी डिविडेंड दोगे, खत्म होने में आ गए तो भी डिविडेंड दोगे? तो क्या डिफेंसिव स्टॉक क्यों बोल रहे? समझ में आया कि नहीं आया? क्या फिक्स इनकम, स्टेबल इनकम मिलेगी ना मुझे। डेरिवेटिव्स, क्या डेरिवेटिव्स पता है आप लोगों को? ध्यान से देखना, मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं, चलो और एक बार समझा देता हूं। पहली बात तो मैथमेटिक्स का डेरिवेटिव नहीं है, कोई लेना देना नहीं उसका इसका। शेयर मार्केट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन इज स्पॉट मार्केट एंड द अदर वन इज फ्यूचर मार्केट। इसको एफएनडो बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एफएनडो। एफएनडो मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शंस। क्या बोला जाता है? फ्यूचर एंड ऑप्शंस। मैं आज डील करूंगा शेयर खरीदने की फ्यूचर में। आज डील करूंगा कब? शेयर खरीदने की फ्यूचर में। अभी कह रहा था ना राइट टू बाय, डील आज किया था, पर शेयर कब खरीदने वाला था मैं? 31 दिसंबर को। तो वो स्पॉट मार्केट से खरीदता था कि फ्यूचर मार्केट से खरीदता था? फ्यूचर मार्केट से। तो एफ एंड फ्यूचर एंड ऑप्शन को क्या बोला जाता है? डेरिवेटिव। क्या बोला जाता है? इस मार्केट को क्या बोला जाता है? दोनों को मिला के बोलो जल्दी, डेरिवेटिव। क्या डाइवर्सिफिकेशन पता है आपको? सेम बिजनेस में बिजनेस करना, उसको डायरेक्ट डाइवर्सिफिकेशन बोलते हैं कि अलग बिजनेस में बिजनेस करना। अलग सेम बिजनेस में बिजनेस करने को डाइवर्सिफिकेशन नहीं, एक्सपांशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अग्रवाल लासेस ने ब्रांचेस खोली, इज इट डाइवर्सिफिकेशन? इट इज एक्सपांशन। अग्रवाल लासेस ने होटल खोला, इट विल बी व्हाट? डाइवर्स। क्या डिविडेंड पता है आपको? क्या इक्विटी पता है आप लोगों को? क्या एक्सचेंज रेट पता है आपको? हमारी करेंसी के बदले में, सॉरी फॉरेन करेंसी के बदले में हमारी कितनी करेंसी मिलती है, उसको क्या बोला जाता है? एक्सचेंज रेट। पता है ना पक्का? बिल्कुल हाथ ऊपर करके बेझिझक पूछ लेना। क्या फेस वैल्यू पता है आपको? क्या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पता है? याद रखना, कोई भी ऐसा कागज जिसको पैसे की वैल्यू हो उसको क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। क्या इक्विटी शेयर भी एक कागज है जिसको पैसा है? क्या निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मतलब चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज, दीज आर ऑल्सो व्हाट? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि वो भी एक कागज है जिसको वैल्यू है कि नहीं है। प्रोमिसरी नोट भी क्या है? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है कि नहीं है? कागज, नालायक को। ठीक है। क्या गवर्नमेंट बॉन्ड पता है आपको? गवर्नमेंट बॉन्ड पता है कि नहीं पता है? पक्का? गवर्नमेंट बॉन्ड की दो खासियत बोलो। रिस्क जीरो और रिटर्न मिनिमम। रिस्क जीरो एंड क्या उससे कम कहीं भी दुनिया में रिटर्न मिलेगा तो आप जाओगे कि नहीं जाओगे? अरे चलो प्रैक्टिकल बताओ। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 10% दे रही है, कोई इक्विटी शेयर 8% दे रहा है, कभी खरीदोगे इक्विटी शेयर? आप क्या बोलोगे पता है इक्विटी शेयर वाले को? बिना रिस्क के 10% मिल रहा है, इक्विटी शेयर में तो क्यों 8% लूं मैं? 15% देगा तो रिस्क लूंगा मैं। समझ रहे हो कि समझ रहे हो? तो क्या गवर्नमेंट सिक्योरिटी में जीरो रिस्क होता है? और मिनिमम रेट उतना तो आप एक्सपेक्ट, अरे कहीं से भी उतना एक्सपेक्ट तो कि बिना रिस्क के जो पैसा मिल रहा है कहीं और डालोगे तो रिस्क तो रहेगा, तो उससे ज्यादा एक्सपेक्ट करोगे कि उससे कम करोगे? डेफिनेटली। हेज, क्या हेज मतलब पता है आपको? बोलो हेज मतलब पता है कि नहीं पता है? वेरी इंपॉर्टेंट। टाटा का एग्जांपल दिया था, आप याद होगा तो आपको, पूरा एग्जांपल तो वापस नहीं दूंगा मैं, बट हेज मतलब रिस्क को मिनिमाइज करने को क्या बोला जाता है? हेज। ध्यान से देखना, मैंने आज लोन लिया $10 का। कितने का लोन लिया? आज का रेट 40 रुपए चल रहा है, तो कितना रुपया मिला मेरे हाथ में? 400। इंटरेस्ट मिला के, चलो इंटरेस्ट मिला के छोड़ो, इंटरेस्ट छोड़ दो, मुझे ये 1 साल बाद $10 वापस करना है। इंटरेस्ट तो अलग से वापस करना है, $10 क्या करना है? वापस करना है। मुझे एक सबसे बड़ा डर क्या रहेगा पता है बच्चों? कि जो एक्सचेंज रेट है, जब मैंने लिया था 40 था, अब यहां आके 60 हो गया, तो क्या लफड़ा होगा? क्या 400 का मुझे 600 लौटाना पड़ेगा? और ये तो प्रिंसिपल ही है,
इंटरेस्ट तो अलग से। तो क्या मैं रिस्क में आ गया कि नहीं आ गया? ये जो लॉस इसको बोला जाता है एक्सचेंज रेट लॉस। कौन सा बोला जाता है? क्या इससे मैं बच सकता था? यस, मैंने अभी आपको पढ़ा है। एक फॉरवर्ड मार्केट होता है, शेयर में भी होता है, डॉलर में भी होता है, एक फॉरवर्ड मार्केट होता है। आज ही बैंकों में क्या बोल देता पता है बच्चों? कि मुझे 1 साल बाद $10 लगने वाले हैं। कितने साल बाद? तो कितना रेट लोगे? आज ही बैंक मुझे बता देती हम 42 में लेंगे। कितने में लेंगे? कितने में लेंगे? तो क्या तब 60 चले, 70 चले या 30 चले, मुझे बैंक कितने में देता था? तो क्या मेरा रिस्क कम हो जाता था कि नहीं हो जाता था? क्या मुझे आज ही पता चल जाता था कि मुझे 20 रुपए का रिस्क है? ऐसा समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? इसको क्या बोलते हैं? हेज करना। क्या बोलते हैं? रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए कोई भी एक्टिविटी करते हो तो उसको क्या बोलते हैं? फॉर एग्जाम्पल, जब भी आदमी सीमेंट के शेयर्स खरीदता है तो बैंक के शेयर भी खरीदता है। सीमेंट के शेयर एक ट्रेंड है, वो क्यों है वो छोड़ दो। सीमेंट कंपनी के शेयर्स डाउन जाते हैं तो जनरली बैंक के शेयर्स अप जाते हैं। क्या जाता है? अप जाते हैं। तो क्या हेज हो गया? एक लॉस एक जगह प्रॉफिट कवर कर लेगा कि नहीं कर देगा? इसको क्या बोला जाता है? हेजिंग। हेजिंग मतलब सिंपली क्या? बोलो फटाफट। मिनिमाइज रिस्क करने के लिए जो भी एक्टिविटी करते हैं उसको क्या बोला जाता है? हेजिंग। या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को मेंटेन करने के लिए। होल्डिंग पीरियड, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। शेयर क्या आज खरीदा तो कल ही बेच दूंगा कि 5 साल बाद भी बेच सकता हूं? तो उस 5 साल को क्या पीरियड बोला जाएगा? होल्डिंग पीरियड। क्या बोला जाएगा? जिस दिन शेयर खरीदते हैं वहां से लेके जब तक शेयर बेचते हैं उस पीरियड को क्या नाम देते हैं? जल्दी बोलो। इनकम स्टॉक। बोलो इनकम स्टॉक मतलब जो रेगुलरली क्या देता है? डिविडेंड या इंटरेस्ट। उसको क्या बोलते हैं? बोलो। फॉर एग्जाम्पल, रिलायंस है जो हर साल डिविडेंड देता है। माइक्रोसॉफ्ट है जो 30 साल तक डिविडेंड नहीं दिया। कितने साल तक? 102 करोड़ रुपए रोज का कमाता है। कितना? 102 करोड़ रुपए डेली की इनकम है माइक्रोसॉफ्ट की, और उसने डिविडेंड तो पर शेयर प्राइस। डिविडेंड ना देना मतलब री इन्वेस्ट करना, री इन्वेस्टमेंट करना और कमाना मतलब शेयर प्राइस और बढ़ते जाएगा ना। तो कौन सा स्टॉक? रिलायंस इनकम स्टॉक है कि माइक्रोसॉफ्ट इनकम स्टॉक है? रिलायंस। जो रेगुलर बेसिस पे डिविडेंड देते रहता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इनकम स्टॉक। क्या रिलायंस नहीं बोलते बेटा? चलो ठीक है। इंडेक्स। क्या समझा के गला दुख गया मेरा? अरे जो सेंसेक्स है उसका फुल फॉर्म क्या है? सेंसिटिव इंडेक्स। क्या है? तो उसको क्या बोला जाता है? इंडेक्स। उसको इंडेक्स इसलिए बोला जाता है कि जब भी शेयर मार्केट एग्जिस्टेंस में आया था तो सारे शेयर्स का प्राइस का टोटल करके उसको 100 इंडेक्स नंबर माना गया था। क्या माना गया था? तो क्या वो शेयर के प्राइस जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे 100 बढ़ता जाएगा कि नहीं बढ़ता जाएगा? वैसे बढ़ के कितना हो गया है? 30,000। कितना हो गया है? 30,000। क्या आईपीओ भी नहीं पता आप लोगों को? आईपीओ नहीं पता? पहली बार कंपनी जब शेयर इश्यू करती है उसको क्या बोला जाता है? आईपीओ। बोलो सबसे पहला जो होता है उसको क्या बोला जाता है? आईपीओ। क्या याद रहेगा पक्का? इनिशियल पब्लिक ऑफर। क्या इंटरनेट ट्रेडिंग पता है आप लोगों को? अरे क्या इंटरनेट ट्रेडिंग पता है? क्या आजकल शेयर्स, आपने गुरु मूवी देखी है? बाई चांस किसी ने गुरु मूवी देखी है? अभिषेक बच्चन वाली। वो जब गांव से आता है मुंबई, वो शेयर खरीदने जाता है तो शेयर्स इंटरनेट पे बिकते हैं कि ऐसे फिजिकली बिडिंग होता है वहां पे? शेयर का शेयर सर्टिफिकेट हाथ में होता है और सब लोग बोलते हैं 10 रुपए 10 रुपए, कोई बोलता है 12, कोई बोलता है 15, ऐसे करके क्या बिकता है? शेयर बिकता है। आज ऐसे बिकता है कि ऑनलाइन ट्रांसफर होता है। 2 अकाउंट्स होते हैं, एक बैंक अकाउंट जिसमें पैसा होता है, दूसरा होता है डीमेट अकाउंट, डीमेटलाइज्ड अकाउंट बोलते हैं उसको। उसमें क्या होता है? शेयर्स। डीमेट अकाउंट में शेयर बढ़ते हैं तो बैंक अकाउंट में पैसा अपने आप कम हो जाता है। डीमेट अकाउंट में शेयर कम होते हैं तो बैंक अकाउंट में पैसा अपने आप बढ़ जाता है। इसको क्या बोला जाता है? इंटरनेट ट्रेडिंग। क्या बोला जाता है? इंटरनेट ट्रेडिंग। लिमिट ऑर्डर। क्या लिमिट ऑर्डर पता है किसी को? वेरी इंटरेस्टिंग। नहीं पता? एक होता है बाइंग लिमिट और एक होता है सेलिंग लिमिट। एक क्या होता है? बाइंग लिमिट। समझो आपने कोई शेयर 10 रुपए में खरीदा, आपको इसको 15 रुपए में बेच देना है। क्या आप कंप्यूटर के सामने, क्योंकि 15 रुपए 1 सेकंड के लिए भी आ सकता है, और शेयर प्राइस कितने फास्ट चेंज होते हैं कि नहीं होता है? तो 15 रुपए 1 सेकंड के लिए और चला गया, आप ऐसे बैठे रहोगे कंप्यूटर को लेके? पॉसिबल नहीं है कि भाई जैसे 15 क्लिक कर देंगे और बिक जाएगा। ऐसा होगा क्या? प्रॉब्लम समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? वो 15 को छू के चला गया, आप बेच ही नहीं पाए, लफड़ा हो गया कि नहीं? अब 15 को छू के आया और वो 5 रुपए हो गया।
मर गए। समझे कि नहीं समझा? तो आपने डिसाइड कर रखा आपको 15 में बेचना है, पर प्रॉब्लम क्या है, कंप्यूटर के सामने पूरा टाइम कोई बेच नहीं सकता, तो उसके लिए होता है लिमिट। इसको बोलते हैं सेलिंग लिमिट लगा दी मैंने। क्या लगा दी? सेलिंग लिमिट। क्या जिस मोमेंट ये 15 रुपए को टच करेगा उस मोमेंट अपने आप शेयर बिक जाएगा, अपने आप शेयर। पर एक बात याद रखना, 16 हो गया तो भी वो कितने में बिक जाएगा? 15 में बिक जाएगा। 15 को टच करा मतलब बिक गया। वो 16 हो रहा है, 20 हो रहा है, 50 हो रहा है, वो शेयर मार्केट को नहीं समझेगा। फिर क्या ऐसे सेलिंग लिमिट होता है कि बाइंग लिमिट भी होता है? अभी 10 रुपए चल रहा है, मेरे को लग रहा है इतना महंगा मुझे नहीं खरीदना है, इतना महंगा मुझे नहीं खरीदना है, तो क्या करोगे? अरे क्या करोगे? बाइंग लिमिट। 8 रुपए क्या लगा दिया आपने? बाइंग लिमिट। क्या टच करके भी गया तो क्या बिक जाएगा ना? 8 रुपए, सॉरी, खरीदा जाएगा। तो लोअर लिमिट कब लगाई जाती है? बाइंग के लिए। और अपर लिमिट कब लगाई जाती है? कब लगाई जाती है? सेलिंग के लिए। क्या पक्का समझ में आया? समझा कि नहीं समझा? लिस्टेड स्टॉक्स, क्या सबको पता है? अरे दो टाइप की कंपनीज होती है, एक लिस्टेड है, अनलिस्टेड। लिस्टेड मतलब जो शेयर मार्केट पे शेयर बेच रही है वो क्या? लिस्टेड। क्या जितने स्टॉक मार्केट में कंपनीज दिख रही है ऑल आर व्हाट? लिस्टेड स्टॉक्स। क्या मार्केट कैपिटलाइजेशन, जब मैंने फेस वैल्यू समझाया ना, तो मार्केट वैल्यू भी समझाया कि नहीं समझाया? उसको क्या बोला जाता है? मार्केट। मेरा शेयर का प्राइस 50 रुपए चल रहा है, मेरे कंपनी के पास 1 लाख शेयर्स है, कंपनी के पास, शेयर होल्डर्स के पास नहीं। किसके पास? मतलब कंपनी ने 1 लाख के शेयर्स इशू किए, तो 50 लाख क्या हो गया? मार्केट कैपिटलाइजेशन। क्या म्यूचुअल फंड पता है आप लोगों को? इट इज अ पूल ऑफ मनी फ्रॉम डिफरेंट पीपल, और वो फिर सब क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं। क्या जरूरी है कि इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करें कि अलग अलग शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं? क्या डिबेंचर में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, बॉन्ड में भी कर सकते हैं, अदर सिक्योरिटीज में भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी कर सकते हैं? उनको उनका पोर्टफोलियो ऐसा बनाना पड़ता है कि जरूरत से ज्यादा लॉस। क्या सारा पैसा इक्विटी में डाल दिया, क्या सारा पैसा भी डूब सकता है? बट कुछ पैसा इक्विटी में, कुछ डिबेंचर में, कुछ डिविडेंड में, तो रेगुलर इनकम भी आते रहेगा। एक जुआ भी खेला हुआ रहेगा कि ज्यादा बढ़ गया तो फायदा भी होगा। समझ रहे हो कि समझ रहे हो? तो म्यूचुअल फंड कॉम्बिनेशन पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करता है, एक शेयर में इन्वेस्ट नहीं करता है। स्ट्राइक प्राइस, क्या ये भी समझा चुका मैं आपको? अरे क्या स्ट्राइक प्राइस समझा चुका कि नहीं समझा चुका? बोलो फटाफट। पक्का? अब इसमें इसी को आगे बढ़ाते हुए कॉन्सेप्ट पढ़ाना मैं तभी पढ़ा देना चाहिए था, मैंने गलती करी। कहां गया? हाँ, अगर शेयर प्राइस स्ट्राइक प्राइस से कम है तो आप एक्सरसाइज करोगे कि नहीं करोगे? वेरी गुड। नहीं करेंगे? अभी तो समझाया था बच्चों, वही वापस कॉन्सेप्ट याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा? तो इसको हम लोग बोलते हैं आउट ऑफ मनी। क्या बोलते हैं? इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं? आउट ऑफ मनी। देखो ध्यान से समझेगा। फॉर अ कॉल ऑप्शन, राइट, मैंने कॉल ऑप्शन ही समझाया था ना। मीन्स द स्टॉक प्राइस, मतलब 300 रुपए, हमारे एग्जाम्पल में कितना रुपया? 300 रुपए। बिलो द स्ट्राइक प्राइस, हमारे एग्जाम्पल में कितना? 500 रुपए। अरे 500 रुपए ना। अच्छा, तो इसको क्या बोलेंगे? आउट ऑफ मनी। इसको क्या बोलेंगे? मतलब जब ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करते हैं तब क्या बोला जाता है? अरे एक्सरसाइज करोगे कि नहीं करोगे? पुट ऑप्शन में उल्टा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जब स्ट्राइक प्राइस ज्यादा है और स्टॉक प्राइस कम है तब आप एक्सरसाइज, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो क्या बोलेंगे हम लोग उसको भी? आउट ऑफ मनी। क्या पोर्टफोलियो मतलब एक शेयर की अलग अलग शेयर्स, एक सेक्टर के अलग अलग सेक्टर्स के, एक ही सेक्टर के खरीदोगे तो भी नहीं माना जाएगा पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो मतलब एक का बढ़ना एक का कम होना, या फिर ऐसे सिचुएशन में कि जब भी कुछ भी चेंजेस हो तो सारे चेंज नहीं होने चाहिए, कुछ चेंज होने चाहिए, कुछ चेंज। फॉर एग्जांपल गोल्ड में भी खरीदा हुआ है मैंने, कैश में भी रखा हुआ है मैंने, तो क्या पोर्टफोलियो हो गया? सारा गोल्ड रखा है तो कहां से पोर्टफोलियो? गोल्ड के रेट डाउन हो तो मैं मर गया ना। बट गोल्ड के रेट डाउन भी हो तो कैश तो बचेगा, तो कुछ पैसा बैंक में, कुछ पैसा गोल्ड में, कुछ पैसा कैश में। अच्छा, गोल्ड, डायमंड, सिल्वर, क्या ये पोर्टफोलियो हुआ? बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक ही सेक्टर की चीज है ना तीनों। क्या तीनों एक दूसरे को अफेक्ट करती है कि नहीं करती है? क्या बैंक गोल्ड को करती है, गोल्ड कैश को करता है? नहीं। समझा क्या बोल रहा हूं मैं? तो पोर्टफोलियो मतलब क्या? सेम सेक्टर की डिफरेंट सेक्टर है। पक्का समझा? प्री ओपनिंग सेशन बोलो फटाफट। शेयर मार्केट कितने बजे खुलता है हमारे लिए? 9:15। बट एक्चुअल में कब खुल जाता है ब्रोकर्स के लिए? 9 o'clock। तो 9 से लेकर 9:15 तक का जो टाइम होता है उसको क्या बोलते हैं? प्री ओपनिंग सेशन। क्या पुट ऑप्शन में प्राइस अर्निंग रेशियो, अब ये समझाना बहुत ही डिफिकल्ट है, मैं सिर्फ ये आपको इतना समझा सकता हूँ। प्राइस अर्निंग रेशियो का फॉर्मूला है एमपीएस अपॉन ईपीएस। क्या फॉर्मूला है?
एमपीएस। एमपीएस मतलब मार्केट प्राइस पर शेयर, एमपीएस मतलब क्या? और ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर। ईपीएस मतलब क्या? अगर मार्केट प्राइस 40 रुपए और ईपीएस 10 रुपए है तो क्या 4 पी रेशियो आ गया? 40/10 4 आ गया कि नहीं आ गया? 4 मतलब जितना रुपया कमाना है उसके उतने टाइम्स आपको इन्वेस्ट करना है। मुझे 10 रुपए कमाने हैं तो क्या 40 इन्वेस्ट कर रहे हैं? मतलब हर 1 रुपए कमाने के लिए 4 रुपए इन्वेस्ट करने पड़ रहे हैं कि नहीं है? कुछ समझा? समझा कि नहीं समझा? ठीक, पुट ऑप्शन समझा चुका हूं मैं। वन साइड मार्केट मतलब सिर्फ सेलर से, या फिर कोई शेयर सिर्फ बेचने के लिए। क्या जब सत्यम का फ्रॉड बाहर आया था, इट वॉज अ वन साइड मार्केट, ऑल पीपल वेयर सेलिंग द शेयर्स, कोई खरीदने के लिए तैयार। जब आर पावर आया था, बहुत हवा हुई थी आर पावर की, रिलायंस पावर के लिए, अनिल अंबानी का वो, तब हर आदमी क्या करना चाह रहा था? शेयर खरीदना चाह रहा था, कोई बेचने के लिए तैयार। तो तब क्या था? तब भी वन साइडेड मार्केट था। वन साइडेड मार्केट मतलब सिर्फ सेलर्स, या फिर, समझा कि नहीं समझा? जीरो कूपन बॉन्ड, वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। जीरो कूपन बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड का मतलब इंटरेस्ट ही नहीं मिलेगा आपको। बॉन्ड है पर इंटरेस्ट ही नहीं मिलेगा। तो आप बोलोगे सर टाइम पास करने लेंगे क्या हम? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बट क्या होगा, वो रिडीमेबल रहेंगे। क्या रहेंगे? उसका रिडम्पशन वैल्यू अगर 1000 है तो आपको बहुत सस्ता मिलेगा। वो क्या मिलेगा? समझो 850 में मिलेगा। कितने मिलेगा? मैंने बॉन्ड खरीदा 850 में, मुझे हर साल तो इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, पर जब रिडम्पशन होगा तो 1000 मिलेगा वापस। तो क्या 150 रुपए का प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ? जिनको रेगुलर इनकम नहीं चाहिए बट सेविंग करना है और आगे के लिए सेविंग करना है, तो वो लोग बॉन्ड नहीं खरीदेंगे। क्योंकि बॉन्ड खरीदोगे तो 1000 में खरीदो, 1000 में वापस मिलेगा, सिर्फ हर साल क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। अभी आपको कम पैसा देके आगे ज्यादा पैसा लेना है कि हर साल पैसा लेना है? तो अलग अलग टाइप के लोग होते हैं कि नहीं होता है? तो जिनको एक साथ में बड़ा पैसा चाहिए वो लोग क्या खरीदेंगे? बॉन्ड की जीरो कूपन बॉन्ड। दोनों में डिफरेंस समझा? और लोग क्यों खरीदेंगे समझा? थिन मार्केट जहां पे सेलर्स ज्यादा है, और बोलो जल्दी, सेलर्स ज्यादा है और बायर्स कम है, उसको क्या बोला जाता है? थिन मार्केट। स्टॉक स्प्लिट, वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। ध्यान दो, मेरे कंपनी के पास 10,000 शेयर्स है, 1,000 के, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, तो कितने के हो गई है? 1 करोड़ के हो गए। 10,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 1,000 ईच। क्या प्रॉब्लम होगी बोलो कंपनी को? क्या इतना महंगा शेयर हर आदमी खरीदने की बस की बात? हर आदमी के बस खरीदने की बस की बात नहीं है। मार्केट में रेट चल रहा है 2,000 रुपये। मार्केट प्राइस कितना? ये तो बुक वैल्यू है ना। मार्केट प्राइस कितनी चल रही है? मुझे शेयर खरीदना है इस कंपनी का, पर मेरे बस की बात। अरे कोई भी आदमी एक शेयर तो खरीदेगा नहीं बेचारा, 100 तो खरीदने की सोचेगा। कोई भी शेयर खरीदोगे तो, पर कितने के हो जाएंगे वो? 2 लाख के। तो हर आदमी खरीदना, तो क्या डिमांड कम होगी कि बढ़ेगी? कम होगी। शेयर कंपनी अच्छी है, खरीदना सबको है, पर महंगा होने की वजह से तो एक कॉन्सेप्ट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड स्टॉक स्प्लिट। क्या किया जाता है? उसकी एंट्री कमाल की है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। एंट्री क्या है? फर्क क्या पड़ेगा? 10,000 शेयर्स ऑफ 1,000, 1 लाख शेयर्स ऑफ 100, क्या सेम है अमाउंट भी? फर्क क्या पड़ा? 10,000 शेयर 1,000 के थे, 1 लाख शेयर्स 100 के हैं, क्या सेम ही बात हुई? अब एक मिस्टर राम है जिसके पास 2,000 के शेयर्स है, 10 शेयर है उसके पास, कितने हैं? अब वो 10 शेयर कितने हो जाएंगे? 100, और 10 गुना हो गए ना। क्या जितने भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है सबके शेयर 10 गुना हो जाएंगे? बट क्या मार्केट प्राइस भी 200 हो जाएगी? और मार्केट प्राइस भी डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगी? 10 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? समझा कि नहीं समझा? तो मार्केट प्राइस को डिवाइड करना और नंबर ऑफ शेयर्स को मल्टीप्लाई करना, स्टॉक स्प्लिट। क्या इसमें कंपनी का कोई नुकसान हुआ? क्या शेयर होल्डर का कोई फायदा हुआ? क्या कंपनी का कोई फायदा हुआ? कोई शेयर होल्डर का क्या फाइनेंशियली ना कोई फायदा है ना कोई नुकसान है। सिर्फ क्या हो गया? शेयर पर शेयर प्राइस कम हो गया और नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए। क्या उतने ही प्रोपोर्शन में हुआ? इसको क्या बोला जाता है? स्टॉक स्प्लिट। क्या बोला जाता है? स्टॉक स्प्लिट। क्या एंट्री भी समझ में आई आपको? समझा कि नहीं समझा? बैरियर टू ट्रेड क्या सबको पता ही है? मोनोपोली पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? कोई भी बिजनेस करने अगर आसान हो तो उसको बैरियर नहीं बोलते। क्या परफेक्ट कंपटीशन के बिजनेस आसान होता है? इसीलिए तो मेनी सेलर्स होते हैं। मोनोपोली के बिजनेस आसान होते हैं कि बैरियर्स होते हैं? ओलिगोपोली के भी जनरली बैरियर्स होते हैं। जनरली क्या होता है? बैरियर्स होते हैं।
बैरियर्स टू एंट्री और एग्जिट, ठीक है। नेक्स्ट, क्या ब्रांड इक्विटी, ये मार्केटिंग वाला पार्ट स्टार्ट हो गया, टाइटल नहीं डाला है, यहीं से स्टार्ट हो गया ब्रांड इक्विटी, हाँ राइट, यहां से मार्केटिंग स्टार्ट हो रहा है, यहां से, राइट, इसने यहां से डाला है, पर यहीं से क्या स्टार्ट हो रहा है आपका, मार्केटिंग। क्या ब्रांड इक्विटी पता है आप लोगों को, बोलो जल्दी फटाफट। क्या ब्रांड जितने ज्यादा लोगों में पता है उसको उतना ब्रांड इक्विटी ज्यादा है, जितना नाम बेहतर है उतना भी ब्रांड इक्विटी ज्यादा है, जितने ब्रांड लॉयल लोग ज्यादा है उतना भी ब्रांड इक्विटी ज्यादा है। समझते हो कि नहीं समझते हो? मैं फिर से एक बात बता रहा हूं, एम्बिशियस क्लासेस बहुत बड़े क्लासेस है, 2200 बच्चे पढ़ाता है, बट क्या अग्रवाल क्लासेस ब्रांड इक्विटी ज्यादा कैरी करता है? अग्रवाल क्लासेस ब्रांड इक्विटी ज्यादा कैरी करता है। ब्रांड लॉयल्टी, अगर समझो श्रवण का बेटा हुआ और श्रवण ने उसको भी अग्रवाल क्लासेस में भेजा, क्या बोल के भेजेगा श्रवण? संकेत सर नहीं, रहो नहीं रहो पता नहीं तब तक, बट क्या मैं भी वहीं से सीए बना तो तू भी वहीं पे जा, तो क्या ब्रांड लॉयल्टी हुई कि नहीं हुई है? अब कमाल की बात बताता हूँ मैं आपको, धीरू भाई अंबानी ने कपड़े का बिजनेस बहुत लेट स्टार्ट किया, पर रेमंड जो बिजनेस है वो धीरू भाई अंबानी जब जिंदा था तब भी रेमंड बिजनेस स्टार्ट हो गया था, तो धीरू भाई अंबानी रेमंड के कपड़े पहनता था। फिर मुकेश अंबानी ने विमल करके कपड़े का ब्रांड स्टार्ट किया, विमल इज अ रिलायंस ब्रांड ऑफ टेक्सटाइल, फिर भी मुकेश अंबानी रेमंड के कपड़े पहनता है, उसका खुद का ब्रांड क्या है? विमल। पर वो किसका पहनता है? रेमंड का। इट इज कॉल्ड व्हाट? ब्रांड लॉयल्टी। क्या बोलते हैं उसको, बोलो फटाफट। ब्रांड बेंचमार्किंग। क्या पता है आपको टेक्निकली बेंचमार्किंग क्या होता है? आप जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो तो क्या आप एक विजन लेके चलते हो, और विजन क्या होता है कि मुझे इस लेवल तक पहुंचना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको मेरा एग्जांपल देता हूँ, मेरे खुद की एक सर थे जब मैं सीपीटी में था, तब वो 260 बच्चे पढ़ाते थे, मेरी बैच में 260 बच्चे थे, और अभी जब मैं सीए बना तब तक वो 700 बच्चे पढ़ाने लग गए थे। वो फैकल्टी आज भी है मतलब मार्केट में, तो उनके सब्जेक्ट और मेरे सब्जेक्ट डिट्टो कॉमन है, सारे सब्जेक्ट्स कॉमन है। तो जिस दिन मैं टीचिंग में आया था तो मेरा बेंचमार्क क्या था? मुझे क्या करना है? 700 बच्चे पढ़ाने हैं। क्या था? 700 बच्चे पढ़ाने। क्या आप कॉम्पिटिटर जो अच्छा खासा एक एस्टेब्लिश्ड कॉम्पिटिटर है उस तक पहुंचने के लिए उसके कुछ क्राइटेरियाज को आप फॉलो करते हो, उसको क्या बोला जाता है? बेंचमार्क। क्या बोला जाता है? क्या बिजनेस बिना बेंचमार्क के चल ही नहीं सकता? क्या आप बिजनेस खोल दिए बस खत्म, 2 बच्चे पढ़ा रहे हो जिंदगी भर, तो क्या उसको बेंचमार्क, बिना बेंचमार्क के तो ऐसे ही चलेगा ना बिजनेस? क्या बेंचमार्क सेट करके बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा? राइट। ब्रांड पता है आप लोगों को? बिजनेस पोर्टफोलियो, बोलो एक बिजनेस क्या बोलते हैं, एक बिजनेस करना तो बिजनेस पोर्टफोलियो, कि बहुत सारे बिजनेसेस करना तो बिजनेस पोर्टफोलियो। अब अगेन सेम सेक्टर के क्या अलग अलग सेक्टर क्या है? पोर्टफोलियो का मतलब ही क्या होता है? अलग अलग सेक्टर। क्या? हाँ, कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन। देर आर 3 टाइप्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशंस, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड कॉन्ग्लोमरेट। हॉरिजॉन्टल मतलब मैं मेरे कॉम्पिटिटर को टेक ओवर कर लूं, तो क्या होगा? मारुति ने सुजुकी के साथ टाई अप किया, इट इज व्हाट? हॉरिजॉन्टल। समझ में आया कि नहीं? इट इज व्हाट? रिलायंस फ्रेश ने फार्मर्स के साथ टाई अप कर लिया, वर्टिकल। इट इज व्हाट? वर्टिकल। क्योंकि रिलायंस फ्रेश के लिए फार्मर जो बनाता है दैट इज व्हाट? रॉ मटेरियल। दैट इज व्हाट? आपको रॉ मटेरियल सप्लाई करने वाले से आप टाई अप कर लो, या आप जिसको सप्लाई करते हो उससे आप टाई अप कर लो, इट इज व्हाट? वर्टिकल। चलो ठीक है। बहुत सारी शू कंपनीज जो है वो खुद का शू नहीं बनाती। शू बनाने वाली, आपको नाम भूल गया मैं, एक्स कंपनी है जो सब शू बनाती है, सब अलग अलग ब्रांड नाम से, ब्रांड नेम से बेचती है, दैट्स इट। रेड चिफ का शूज भी वहीं बनता है, नाइकी का शूज भी, वुडलैंड का शूज भी, एकदम जेन्युइन। लेदर भी सेम यूज होता है, सिर्फ फर्क क्या पड़ता है? ब्रांड। अगर वुडलैंड वाले उसको टेक ओवर कर ले जो वो बना रहा है, तो क्या बन जाएगा? वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन। क्या हो जाएगा? वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन। या वो लोग वुडलैंड को ले ले तो भी, समझा कि नहीं समझा? तो अपन जिसको सप्लाई करते हैं या अपने को जो सप्लाई करता है उसको टेक ओवर करना है, उससे टाई अप करना इज व्हाट? वर्टिकल है। अगर अग्रवाल क्लासेस ने किसी होटल को टेक ओवर कर लिया तो ये क्या होगा? कॉन्ग्लोमरेट। जिसका कोई लेना देना, एकदम अतरंगी बिजनेस के साथ टाई अप करना इज कॉल्ड कॉन्ग्लोमरेट। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक। क्या तीनों समझे आपको? बोलो जल्दी।
कॉन्जोर्टियम, कॉन्जोर्टियम मतलब कुछ भी चीज करने के लिए, कुछ भी चीज खरीदने के लिए, बहुत महंगी चीज खरीदने के लिए अगर एक आदमी के बस की बात नहीं होती तो चार लोग मिल के आते हैं साथ में और वो चीज को खरीदते हैं, उसको क्या बोला जाता है? कॉन्जोर्टियम। क्या बोला जाता है? ऐसा नहीं, रोड बनाना है, काम एलएनटी को मिला है, क्या पूरे इंडिया का काम एलएनटी ले सकता है क्या? तो क्या सोमा इनको इनको सबको मिला के वो लोग काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? उसको भी क्या बोलेंगे? कंसोर्टियम। क्या बोलेंगे सर? जॉइंट वेंचर बोलेंगे क्या? बिल्कुल नहीं, जॉइंट वेंचर नहीं बोलेंगे। रीजन ये है कि वो पर्टिकुलर चीज के लिए नहीं है। सॉरी, जॉइंट वेंचर कभी तक, हाँ समझ में आया कि नहीं आया? क्या कंसोर्टियम बहुत सारे काम कर सकता है? यस। क्रॉस सेलिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। क्रॉस सेलिंग मतलब आप ऐसा कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो जिसके साथ कुछ ना कुछ और चीजें लगती है। जैसे आप कार कभी खरीदने गए तो उसमें सेंसर ऑलरेडी होता है कि सेंसर ऑलरेडी नहीं होता है? ऑलरेडी नहीं, पर आपको सेंसर बेचा जाता है तो उसको क्या बोला गया? क्रॉस सेलिंग। अब आपको लग रहा होगा सर क्रॉस सेलिंग नाम है इसका और हमको तो समझ में नहीं आ रहा है इसका क्रॉस सेलिंग से क्या लेना देना। मतलब ये हमको क्रॉस सेलिंग से नहीं समझ में आ रहा है, क्या क्रॉस शब्द से क्या लेना देना? क्या आपने क्रॉस इलास्टिसिटी पढ़ा है? क्या उसमें क्रॉस इलास्टिसिटी में कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कवर होता था? याद है कि नहीं याद है? तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बोला है। क्या कार का म्यूजिक सिस्टम या साइरन, कार इज कॉम्प्लीमेंट्री फॉर दैट? मतलब कार के लिए कॉम्प्लीमेंट्री हुआ कि नहीं हुआ? कार के लिए वो क्या हुआ? तो इसके लिए तो थोड़ा सा ये याद रखना पड़ेगा। क्रॉस सेलिंग मतलब कोई भी एक एसेसरीज, भी एक एसेसरीज जब बेचते हो तो उसको आईपैड मैं आईपैड लेने वाला था, सीरियसली बोल रहा हूँ, क्योंकि इसका कीमत 60,000 है, ये सरफेस का कीमत कितना है, और तब आईपैड का कीमत 80,000 रुपये था, तो कोई बड़ी बात नहीं थी 60,000 की जगह 80,000 की जगह। बट इसके साथ ये आता है, पेन आता है, इसके साथ ये 700 रुपये का अलग से लेना पड़ता है केबल, जो आपको दिख रहा है ना ये। आईपैड के साथ केबल नहीं आता है, सॉरी पेन नहीं आता है, 14,000 का पेन अलग से लेना होता है। उसके बाद ये कनेक्टर भी नहीं आता है, 21,000 का कनेक्टर अलग से लेना। मतलब मेरे को लगा जितने में सरफेस आ जाएगा उतने में इसकी एसेसरीज भी नहीं आ रही है, और फिर भी मैं ले लेता, सीरियसली बोल रहा हूं, फिर भी मैं ले लेता। प्रॉब्लम क्या है? ये चौथा पेन है मेरा। अब मेरी आदत ऐसी है कि वो अपने को परवड़ने वाला नहीं है। 2700 रुपये का पेन ही है ये। कितने का है? 2700। प्रॉब्लम समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो क्या वो जो आईपैड, क्या एप्पल माइक्रोसॉफ्ट से 4 गुना कंपनी एप्पल बेच बेच के बनी है क्या? नहीं, एसेसरीज बेच बेच के बनी है। ईयरफोन कितने का आता है घूमिया? तो 2500 का ईयरफोन है। एयरपोर्ट मैंने सुना है, मेरे पास है नहीं, सीरियसली अपनी औकात भी नहीं है, 16,000 का आता है शायद, 14,000 का ना, हाँ 14,000 का आता है एयरपोर्ट, समझ रहे हो? 14,000 का मतलब 14,000 का एयरपोर्ट लो, उससे तो एक मोबाइल के एयरपोर्ट के साथ मोबाइल भी आ जाएगा दूसरी कंपनी का। मोबाइल के साथ एयरपोर्ट नहीं, एयरपोर्ट के साथ मोबाइल भी आ जाएगा। तो ये सारी चीजें जो एप्पल बेच रही है, क्या एवरीथिंग इज क्रॉस सेलिंग? एवरीथिंग इज व्हाट? इन्होंने आईफोन 7 का पूरा मार्केटिंग किया था कि ब्लूटूथ चार्जर आएगा। ब्लूटूथ चार्जर मतलब आप केबल नहीं रहेगा चार्जर को, आप चार्जर लगा दो, आप एक रेंज में रहोगे तो डायरेक्ट क्या होगा? चार्ज होगा। बहुत बिका फोन, सबको बॉक्स खोलने के बाद पता चला कि ब्लूटूथ चार्जर अलग से खरीदो 24,000 रुपये का। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक, तो इट इज अगेन वॉस्ट क्रॉस सेलिंग। इट इज व्हाट? क्रॉस सेलिंग। क्या बात समझ में आई आपको? कॉर्पोरेट कल्चर, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। कॉर्पोरेट कल्चर, इंटरनल वर्क एनवायरनमेंट कैसा होता है उसको क्या बोला जाता है? अच्छा एक बात याद रखो, कॉर्पोरेट शब्द है तो हमारे दिमाग में कंपनी आता है। मैं आपको पहले दिन से समझा चुका हूं, कॉर्पोरेट डजंट मीन कंपनी, ठीक है? कॉर्पोरेट कल्चर मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल वर्क एनवायरनमेंट। क्या अग्रवाल क्लासेस का इंटरनल वर्क एनवायरनमेंट, उसको भी क्या बोलेंगे? भले ही कॉर्पोरेट, सिर्फ कल्चर शब्द यूज नहीं होता, हमेशा शब्द क्या यूज होता है? कॉर्पोरेट कल्चर। ठीक। डिफरेंशिएशन, क्या कोई भी प्रोडक्ट आपको अगर आपके मार्केट में लॉन्च करना है और आपको कॉम्पिटिटिव एज चाहिए तो ऐसे ही मिलेगी कि आपके प्रोडक्ट में कुछ अलग बात होनी चाहिए। तो आपके प्रोडक्ट में जो यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन होता है, जिसको यूएसपी बोला जाता है, क्या बोला जाता है? उसको क्या बोला जाता है? डिफरेंशिएशन। क्या बोला जाता है? डिफरेंशिएशन। फॉर एग्जाम्पल, एकदम सीरियसली बोल रहा हूं, आप चाहे तो एक बार प्रेस्टीज पे जाके भी आ जाना, कोई टेंशन नहीं है। एक बहुत बड़ा यूएसपी अग्रवाल लॉसेस का, आप सीए फाउंडेशन में जो अग्रवाल लॉसेस का नाम अच्छा है, उसका मेन रीजन, वन ऑफ द मेन रीजंस,
मैक्सिमम क्लासेस जो चलते हैं वो इसी पैटर्न में चलते हैं। दिसंबर में एग्जाम है समझो, पहले दिसंबर में होता था इसलिए दिसंबर बोल रहा हूँ। तो वो लोग जुलाई में बैच स्टार्ट करते थे और 30 सितंबर को फ्री कर देते बच्चे को। उसके बाद में उसका और फैकल्टी का या एकेडमी का और बच्चों का कोई लेना देना। और हम लोग जब मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया 40 बच्चों से, तब मैंने एक बात ऑब्जर्व की कि आप जब बच्चे को छोड़ देते हो उसके बाद बच्चे को पहली बात तो समझ में नहीं आता कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, एमसीक्यू सॉल्व करने के नहीं करने हैं, कौन सा टफ है कौन सा ईजी है, फैकल्टी के साथ वो बात करने में हेजिटेट करता है। इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से रिजल्ट बहुत डाउन हो जाते हैं। फिर हम लोगों ने एक सिस्टम स्टार्ट किया कि हम लोग पहले सिलेबस खत्म करेंगे, उसके बाद रिविजन लेंगे, फिर मॉक पेपर लेंगे, फिर मैराथन लेंगे। मतलब ऑलमोस्ट हम लोग क्या ट्राई करेंगे कि एग्जाम के 15 दिन पहले तक स्टूडेंट अकेला ना छूटे। वो क्या रहे, फैकल्टी के साथ और एकेडमिक के साथ टच में रहे, क्योंकि बच्चे को फ्री छोड़ दिया तो इट बिकम्स वेरी रिस्की फॉर हिम। हमने देखा है, बहुत बार देखा है, तब जाके ये डिसीजन पे आए थे कि एंड तक तो नहीं, आखिरी के 15 दिन उसको सेल्फ स्टडी के लिए चाहिए नो डाउट, पर उसके पहले जितना जल्दी छोड़ा उतना फेल होने के चांसेस। तो क्या अब एग्जाम तक पुश करने की वजह से, एग्जाम तक बच्चे को पुल करने की वजह से क्या रिजल्ट्स टेरिफिक आए? और जब पहली बार हम लोगों ने ये चीज लगाई थी तो 140 में से 113 बच्चे पास किए थे, 140 में से, और उसमें से 100 बच्चे नॉन मैथ्स के थे। तो पहली बार जब ये चीज लगाई थी उसके बाद हम लोगों ने ये चीज अप्लाई करते गए। लास्ट अटेम्प्ट में भी पूरे इंडिया के रिजल्ट के कंपैरिजन में अग्रवाल क्लासेस का रिजल्ट वापस बहुत अच्छा। हालांकि लास्ट अटेम्प्ट में आपके सामने भी कुछ थोड़ी सी बहुत फैकल्टीज के प्रॉब्लम हुए थे, डिस्पाइट क्या सब लोग अच्छा रिजल्ट फिर भी लाए। रीजन यही है। तो क्या ये बहुत बड़ा यूएसपी है? क्या ये प्रोडक्ट डिफरेंशिएट कर? देखो एक बात मैं फिर से बता रहा हूँ, कैमरे पे बोल रहा हूँ, मैं फैकल्टी बोल रहा हूँ। कोई फैकल्टी को नॉलेज, मतलब जो एक एक्सपीरियंस फैकल्टी 10 साल 8 साल पढ़ा चुके सब लोग, कोई भी इंसान हो, कितना भी डब्बा हो खुद पर्सनली, पर क्या 8-10 साल पढ़ाने के बाद एक लेवल ऑफ नॉलेज आ ही जाता है सब में? क्या एक मैच्योरिटी आई जाती है? ऐसा कोई फैकल्टी नहीं होगा जिसको परम्यूटेशन का सवाल दे दो वो सॉल्व नहीं कर पाएगा। मार्केट में बोलो, हमारे यहाँ बोलो, कोई फर्क नहीं है। क्या सब में एक लेवल ऑफ नॉलेज तो बनी जाता है कि नहीं? तो पढ़ाने में, नॉलेज में थोड़ा बहुत प्लस माइनस 10-20% प्लस माइनस, ऐसा भी हो सकता है कि 10% कोई बेहतर हो या 10% खराब हो, इतना, इससे ज्यादा फर्क। हाँ, एकदम नया फैकल्टी और 10 साल एक्सपीरियंस फैकल्टी, इसमें फर्क पड़ेगा, बट अब सब एक लेवल पे आने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी सारी चीजों पे बहुत ज्यादा फर्क। दूसरा यूएसपी बहुत बड़ा हमारे यहाँ पे है, और सीरियसली है ये भी, इंडिपेंडेंट प्रीमाइस। क्या बहुत बड़ी चीज है। वहां पे वॉशरूम नहीं है, वहां पे आपको खाना खाने के लिए सीढ़ियों पे बैठ के खाना खाना पड़ता है। ये सारी चीजें भी क्या मैटर करती है, और ये हमको अभी नहीं पता चली, ये पता चली सीएस की वजह से। पहले जो यहाँ पे जो फैकल्टीज थे वो बाई चांस छोड़ के प्रेस्टीज पे गए हैं, तो जो बच्चे कॉमन है, जो कुछ सब मेरे से पास करते हैं, कुछ सब्जेक्ट वहाँ पे करते हैं, तो वो लोग हमको बताते हैं। तो ये सारी चीज़ है। तो क्या उसको क्या बोला जाता है? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। क्या बोला जाता है? प्रोडक्ट इंडिपेंडेंट बिल्डिंग किसी बड़े क्लासेस की आज की डेट में नहीं है। सब लोग प्रेस्टीज में छोटा छोटा सेक्शन लेके, और पूरा प्रेस्टीज पॉइंट किसी के बाप का नहीं है, समझ रहे हो ना? 4 क्लासरूम किसी के, उसके बाजू में 2 क्लासरूम किसी और के है। समझते हो कि नहीं समझते हो? क्या यहाँ पे पूरा अग्रवाल क्लासेस का बिल्डिंग है? दिस इज अगेन डिफरेंशिएशन। डाइवर्सिफाई समझा चुका, मार्केट। चलो इसके बाद हम लोग बाकी कल देखेंगे, राइट? थैंक यू।